हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने अबाउट केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसका इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया, देन मैटर के बारे में डिस्कस किया कि हाउ वी क्लासिफाई मैटर, अलग अलग टाइप में सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। उस टॉपिक से रिलेटेड फिर हमने क्या किया, यूनिट्स में चले गए थे हम लोग, फिर यूनिट्स में प्रीफिक्सेस देखा। उसके बाद फिर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, जैसे कि मास है, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये जो चार प्रॉपर्टी है, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमारे आगे काम आने वाली है। बहुत सारे टर्म्स में हम यूज करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स में यूज करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करने वाले हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हम जब इसे लिखेंगे या जब हम इसके मैथमेटिकल वैल्यूज लिखने वाले हैं या जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ वैल्यूज मिलती है हमको। तो वैल्यूज हम डिनोट कैसे करें, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पर वैल्यूज थोड़ी अजब टाइप की आती है। अब अजब कैसी, जस्ट टेक हम एक एग्जांपल। ओके, उससे पहले हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड छोटा सा पॉइंट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। पहले रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूं मैं कि हमने एसआई यूनिट्स तो पढ़ लिए, तो रेफरेंस कैसे लेते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल आपको, अब हम रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे पास ऐसा यूनिट है तो 1 मीटर, तो 1 मीटर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली वो 1 मीटर ही है, या 1 केजी हम डिसाइड कैसे करेंगे कि वो 1 केजी ही है। हाउ विल डिसाइड, कुछ रेफरेंस होगा, कोई पर्टिकुलर कहीं ना कहीं उसकी कुछ लिमिट्स डिसाइडेड होगी कि 1 मीटर मतलब इतना डिस्टेंस मतलब 1 मीटर, ऐसा कहीं ना कहीं बना होगा, कोई उसकी कंडीशंस होगी। तो हर एक यूनिट की एक पर्टिकुलर कंडीशंस है। अब हम उसके डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा, कि 1 मीटर मतलब क्या होगा। जैसे कि लाइट से डिसाइड करते हैं हम कि लाइट की स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में वो 3×10⁸ मीटर ट्रेवल करता है, तो 1/3.3×10⁸ सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता होगा, 1 मीटर कवर करता होगा। तो उस तरीके से बहुत सारे, मतलब अगर हम उसके डेफिनेशंस में जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बस समझाने के लिए मैं आपको कैसे बताता हूँ कि अगर आपके घर में आपको कुछ मेजर करना है, सपोज आपको घर में कुछ मेजर करना है, जैसे कि आपको सिंपल पेट्रोल हम मेजर करते हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर 2-3 व्हीकल से, तो एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में हमको पेट्रोल ट्रांसफर करना है। तो अब हमारे घर में कोई मेजरिंग सिलेंडर तो नहीं होता है, क्या आपके घर में कोई मेजरिंग सिलेंडर होता है? तो फिर हम क्या करते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास वाटर बॉटल्स होती है, जो हम बिस्लरी वाटर बॉटल, वो 1 लीटर की होती है, हमें पता होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस वाटर बॉटल को यूज़ करके 1 लीटर ट्रांसफर, जो भी हमें जितना लीटर ट्रांसफर करना है उसको हम यूज़ करते हैं। तो किसी चीज़ को हम स्टैंडर्ड बनाकर यूज़ करते हैं। तो जितने भी ऐसा यूनिट्स, तो वॉट एवर द ऐसा यूनिट्स है, उन सभी के इंटरनेशनल लेवल पर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो हमें उन स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट आपको पता होना चाहिए कि हर ऐसा यूनिट का, जितने भी ऐसा यूनिट्स है उन सभी के स्टैंडर्ड डिसाइडेड है। बात समझ में आई? तो बस रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब रेफरेंस करके एक को दूसरे, जैसे कि यहाँ मैंने अभी पेट्रोल का एग्जांपल लिया, तो पेट्रोल के एग्जांपल में मैंने क्या बोला कि मुझे पेट्रोल मेजर करना था लीटर्स में, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, वाटर बॉटल। 1 लीटर वाटर बॉटल होती है हमारे पास में, पैक्ड वाटर बॉटल। अब ये पैक्ड वाटर बॉटल में आपके पास जो अवेलेबल होगी, अब देखो हमेशा 1 लीटर अवेलेबल ऐसा जरूरी नहीं, आधी लीटर की हो सकती है, या थोड़ा बड़ा 2 लीटर वाला कैन हो सकता है, तो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो जो हमारे पास अवेलेबल हो उससे हम रेफरेंस लेते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट्स तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि 1 kg लेना है मुझे, मैं लैब में कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो रेफरेंस होगा उससे मैं ले लूंगा गलती से। तो ऐसा यूनिट के बारे में ऐसा नहीं होता, हर एक ऐसा यूनिट का एक पर्टिकुलर रेफरेंस होता है। ठीक है, ये बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो मैथमेटिकल में बोल रहा था कि आज का लेक्चर हमारा पूरा मैथमेटिक्स होने वाला है। तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, क्या है टॉपिक का नाम, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी का मतलब, सबसे पहले अनसर्टेनिटी का मतलब समझो। व्हाट इज मीन बाय अनसर्टेनिटी, क्या होता है उसका मतलब, कि जो सर्टेन नहीं है, सर्टेन मतलब पक्का, सर्टेन मतलब पक्का, हमें पता है कि हाँ सर्टेनली देयर विल बी रेन, पक्का बारिश आने वाली है। तो सर्टेन मतलब होता है पक्का वैल्यू, पर अनसर्टेनिटी मतलब कि वो वैल्यू पक्का नहीं है, हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं स्केल से, अगर हम मेजर कर रहे हैं कोई, अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं स्केल से, बट स्केल का कुछ पोर्शन ब्लर है,
वो सपोज ब्लर है, उसकी जो मार्किंग है वो ब्लर हो गई, तो अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लिख तो लेंगे कि समथिंग 4.5 4.2 है, लेकिन हमें मन में थोड़ा सा डर रहेगा कि ये पक्का 4.5 है कि 4.3 है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे स्केल में थोड़ा ब्लर हो गया था। बात समझ में आ रही? तो ये जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स है, इसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला हम इसको समझेंगे कि जो वैल्यूज होती है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या फिर साइंटिफिक जितनी भी वैल्यूज होती है उसे हम डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा अनसर्टेनिटी में सबसे पहला पॉइंट है डिनोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नोटेशंस, कि जितनी भी हमारी वैल्यूज है उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं या उन्हें हम कैसे नोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर, उसे आप कैसे डिनोट करोगे। अब जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 0.000000000000000016। अब ये वैल्यू मैंने एक बार लिख दी, एक बार लिखने में बहुत अच्छी दिख रही है, छोटे बच्चे को बोलेंगे तो अरे वाह इतना अच्छा नंबर है, 0000000 इतने सारे जीरो है। लेकिन अगर हमें यही वैल्यू कॉपी में 10 बार लिखने हो, एक पेज में 10 बार लिखने हो, तो क्या हम इसे लिखने में मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सपोज हमारे पास दूसरा एक और वैल्यू बोलता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास है 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो और इतने, चलो लेटेस्ट इतने ही ले लेते हैं। ये नंबर है, इसको अगर आपको एक पेज में 10 बार लिखना पड़े, हर जितने भी न्यूमेरिकल से उतने बार ऐसा लिखना पड़े, क्या आपको चलेगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट दिस वन। अब लिखने में हाँ सिर्फ हाथ दुखने की बात हो रही है ना, कि हाथ दुख जाएगा, लेकिन चलो अगर हमने मैनेज कर लिया कि हम लिख भी लिए है ना, हमने मैनेज कर ली भी, इतना तो लिखते ही है, थोड़ा तो और मैनेज कर लिया, ये लिख भी लिया। लेकिन जब इसका प्लस माइनस करना हो, जब इसका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना हो, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करना इन दोनों नंबर को, चलो इन दोनों नंबर को प्लस करना क्या पॉसिबल है? नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो इस पूरे नंबर को इसके सामने लिखना पड़ेगा। हम किस तरीके से प्लस करते हैं डेसिमल वालों को? इसका डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, इस पूरे नंबर को इसके सामने लिखना पड़ेगा और फिर इन दोनों का एडिशन होगा और फिर कितना बड़ा डिजिट आएगा, कितना बड़ा नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ऐसा तो नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो सब कुछ होता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है? इसको हम थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। तो वही है हमारा साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन। तो हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन हम कैसे करते हैं? कोई भी नंबर, हमारे पास अगर कोई भी नंबर हो तो उसको हम n इंटू 10⁻⁴ कोई भी n इस तरीके से डिनोट करेंगे। मतलब हम 10 के पावर में, किसके पावर में? 10 के पावर में हम उस नंबर को डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर ये मैं फर्स्ट एग्जांपल देखूं, अगेन ये जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू हम रखने वाले हैं, साइंटिफिक नोटेशन की बात करो, इसको हम नॉर्मली 1.1111 से स्टार्ट करके 9.999 में ख़त्म कर देते हैं। मतलब 2 डिजिट का नंबर नहीं लिखते हम वहाँ पे, 1 डिजिट के बाद में ही डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। बात समझ में आ रही क्या? चलो ये 1 थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। 1.1111 से स्टार्ट करते हुए 9.99, जैसे चलो इसको मुझे डिनोट करना है, तो ये 10 का ये क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 16 दिख रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁴। अब देखो जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, याद रखना, जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर आएगा माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। तो कितने जीरो शिफ्ट करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10⁻⁻15। बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रही? ये तो आपने पहले भी किया है। अगेन इसको करते हैं, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। जब हम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर होता है पॉजिटिव। ओके, पावर विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा नंबर आएगा 6.022। क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे नंबर 6.022 10⁻⁻, देखो कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 10⁻18। क्या बात समझ में आ रही? तो बहुत ही आसान तरीका है इसको डिनोट करने का। अब जैसे कि मैंने कहा था, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना डिफिकल्ट है, तो हमने ऐसा डिनोटेशन बना लिया। क्या इनको मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना इजी है? इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? चलो लेट्स ट्राई, विल ट्राई टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। See, multiplication and division are both same term. Division is the inverse of multiplication. मतलब डिवीजन क्या रहता है? इनवर्स रहता है मल्टीप्लिकेशन का। इतना आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना मतलब, जैसे अगर मैं किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसका मतलब मैं a को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही होता है। डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई ही होता है एक्चुअली। तो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आर इक्वल, मतलब बोल सकते हो समवॉट उसकी जो फंक्शन है लगभग सेम ही होते हैं, बस कैलकुलेशन या चीज़ें अलग होगी, बट ऑपरेशन इज सिमिलर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों साथ में ही देख लेते हैं। इन दोनों का चलो हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो मेरे पास है 1.6 10⁻⁻⁻15 इंटू 6.022 10⁻18। हाउ सॉल्व दिस वन? इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हो जाएगा। 1.6 इंटू 6, 16 का टेबल आना चाहिए अब उसके लिए आपको, है ना। 16 सिक्सा अप्रोक्सीमेटली 16 सिक्सा हम ले लेंगे उसको, या 1.6 सिक्सा, 16 सिक्सा कितना होगा 80 प्लस 96 आएगा, आता है टेबल 16 का, तो 96 आएगा वहाँ पे। तो 96 पर 96 आएगा, लेकिन एक डेसिमल पॉइंट है तो वो 9.6 इंटू जो 10 का पावर है। व्हाट विल हैपन विद 10 का पावर? यहाँ पर -15 है और 18। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर प्लस होते हैं। क्या होते हैं? पावर प्लस होते हैं। तो ये हो जाएगा 15 -15 प्लस 18। बात समझ में आ रही? तो ये 9.6 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली 9.6 आएगा। इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है, इसलिए मैं इसको अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, क्योंकि 6.022 का भी इफेक्ट पड़ने वाला है थोड़ा सा। तो मैंने वो मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इसको 6 पकड़ लिया। नाउ इन दोनों का प्लस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 18 बड़ा है तो 18 में से 15 माइनस हो जाएगा, 10⁻³ प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा समझ में? कोई डिफिकल्टी इसमें? तो आसान था, बहुत बड़ा, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम इसको ही डिवाइड कर दे, चलो ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड कर दे, मतलब 6.022 10⁻18 डिवाइड बाय 1.6 10⁻−15। तो क्या होगा? अब कैसे करोगे इसको? I'll solve this one। तो इसमें क्या होगा? जो नंबर है वो डिवाइड होंगे, जो नंबर 6 पॉइंट, तो लेट अस कंसीडर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली, अब चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ ताकि ये इससे डिवाइड हो जाए 15 से। 15 के टेबल में 60 आता है ना, तो इजी कर दिया मैंने अब इसको। तो 60/15 हो जाएगा वो। इसके डेसिमल पॉइंट दोनों के मैं गायब कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में सिंगल डेसिमल पॉइंट है, तो क्या मैं इनके डेसिमल पॉइंट गायब कर सकता हूँ? तो ये हो जाएगा 60/15 10⁻, अब ये नीचे माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। एक्चुअल में माइनस होना चाहिए था, माइनस कैसे होगा? 18 -15 ऐसा होगा, है ना, पर वो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ जाएगा, ये 15 4 आई थिंक 4 10⁻, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वो। तो 5 + 3 8 3 33 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगेन आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए दो मल्टीप्लाई डिवाइड के। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बोल सकते हैं कोई? हाँ, 5.6 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 6.9 10⁻8। तो हाउ विल सॉल्व दिस वन? कैसे सॉल्व करोगे इसको? वही कि जो नंबर्स है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग डायरेक्टली। तो 5.6 इंटू 6.9, अब 5.6 इंटू 6.9 कुछ बड़े ही नंबर ले लिए इन लोगों ने, शायद इनके पास कैलकुलेटर था, है ना, बुक में लिखा है ना, तो कैलकुलेटर से किया होगा, ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? अब हम भी नहीं करने वाले, लॉग टेबल हम सीखने वाले आने वाले लेक्चर्स में, तब हम देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं बिना मल्टीप्लिकेशन के लॉग टेबल के थ्रू। ठीक है, मैंने बोला था आपको लॉग टेबल ले लेंगे, तो मोस्टली हम नेक्स्ट वीक में लॉग टेबल करते हैं, बट नहीं, नेक्स्ट वीक में नहीं, अभी करना पड़ेगा हमको, 1-2 लेक्चर के बाद हम लॉग टेबल पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो 5.6 इंटू 9.6 कितना वैल्यू दिया है? कितना वैल्यू है बुक में? 38.64 इंटू, अब ये देखो 10 का पावर प्लस हो जाएगा, 5 + 8 कितना हो जाएगा? 38.64 10⁻13। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट हमारा कि रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब हमारे जितने भी ऐसा यूनिट है उनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है। क्या हुआ? 3.864 है। ओके, हम इसको क्या करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सी हमने नोटेशन में बोला था कि सिंगल डेसिमल ही रहता है
हमने नोटेशन में बोला, तो हम इसको किससे कन्वर्ट करेंगे 3.864 10⁻14। थैंक यू। ओके, सो स्टार्टिंग से जस्ट कवर करते हैं एक बार रिवाइज। क्या बताया सबसे पहले रेफरेंस, जितने भी ऐसा यूनिट है उनके रेफरेंसेस रहेंगे। वो रेफरेंसेस आई थिंक कुछ पेरिस वारिस में है कहीं, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड उनके रेफरेंस लेकर फिर इंडिया में रेफरेंस है। दिल्ली में उनका एक सेंटर होता है जिसमें वो मतलब जितने भी मेजरमेंट की चीज़ें होती है वहाँ पे एकदम म्यूजियम जैसे रखा, उसको सेफ रखा जाता है। तो दिल्ली में है इंडिया का, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गए। उसके बाद फिर हमने अनसर्टेनिटी टॉपिक स्टार्ट किया है। अनसर्टेनिटी मतलब जो भी हम मेजरमेंट करने वाले उसमें हम गलतियाँ क्या करते हैं या उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला कि हम जो नंबर लिखने वाले हैं उन्हें कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड नोटेशन n 10⁻n। उसमें हमने देखा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो डायरेक्टली होता है, लेकिन गड़बड़ होती है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में बात करते हैं कि इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। लेकिन लिखने से पहले क्या करेंगे आप लोग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझ गया आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ज़्यादा हमें दिमाग नहीं यूज़ करना पड़ता, सिर्फ जो नंबर्स होते हैं उसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है एंड जो 10 के पावर है उन्हें साथ में लेकर, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस होंगे और अगर डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। ये बात ध्यान में रखना, डिवाइड में पावर्स माइनस होते हैं और मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की, हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सो एडिशन, जैसे मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर सिमिलर समवट, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी सिमिलर ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर मुझे 10 - 5 करना है तो एक्चुअली वो हो गया 10 + -5, एक्चुअली वो प्लस ही है एक तरीके से, है ना। ये भी आप जानते हैं कि इट इज़ एडिशन ओनली बट नेगेटिव एडिशन। ठीक है, तो अगर हमें इस पावर वाले टर्म्स को प्लस या माइनस करना है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तब बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है। जैसे कि एग्जांपल कि मेरे पास है 1.6 10⁻18 प्लस मेरे पास है 17 10⁻15। अब देखो, अब आप इसे प्लस कैसे करोगे, मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो बहुत बड़ी मतलब अब इसका पावर है 18, इसका पावर है 15 सॉरी, तो इनको प्लस कैसे करेंगे। तो ये डायरेक्ट प्लस नहीं हो सकते, याद रखना, डायरेक्टली ये प्लस नहीं होगी। मतलब आप सोचोगे कि 1.6 और 17 को मैं प्लस कर दूंगा और पावर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो, जब हम प्लस करते तो हमें इसमें से कॉमन टर्म निकालना पड़ता है। आपने शायद फैक्टराइजेशन किया है कभी, तो यहाँ पर हम कॉमन टर्म निकालते हैं। तो ये देखो, ये 10⁻18 है और ये 10⁻15 है, तो ये कॉमन नहीं निकल सकते। इनमें से या तो आप 10⁻15 कॉमन निकालो या फिर इसको 10⁻18 बनाओ। दो ऑप्शन है आपके पास। अब देखो, ये 18 है, ये 15 है, या तो 18 वाले को 15 में कन्वर्ट कर दो, 18 वाले को 15 में कन्वर्ट कर दो, या फिर 15 वाले को 18 में कन्वर्ट कर दो। दो में से एक ऑप्शन है। तो अब मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन है कि मैं इस 18 की 3 इधर शिफ्ट कर दूं थोड़ा सा मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, ये 1.6 10 इसको कर दूंगा 3 अलग कर दिया, 10⁻15 बचेगा इसमें से। क्या बात समझ में आई। यहाँ पर मैंने क्या किया, 18 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 18 को 15 और 3, 15 + 3 18 ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही हो रहा है। हाँ, अब क्या करेंगे हम इसमें, तो अब ये टर्म तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 15 बाहर निकालने वालों में, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल पॉइंट कितने से शिफ्ट होगा, 3 पावर है तो 3 डेसिमल पॉइंट किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, राइट डायरेक्शन में। कैसा, 1 6 एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ, दूसरा एंड तीसरा 1600 10⁻15 + 17 10⁻15। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब बस इनको, अब जो पावर है उससे मैं बाहर निकाल दूंगा। कैसे पावर बाहर निकल जाएगा, 10⁻15 बाहर निकल जाएगा, 1600 + 17 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1617 10⁻15। अगेन अब हम इसको हमारे नोटेशन में डिनोट करेंगे जो कि होता है 1 पॉइंट में, तो जाएगा 1.617 10 क्या हो जाएगा, 3 पावर शिफ्ट किए तो यहाँ आएगा 18। बात समझ में आई, सिंपल था, कोई डिफिकल्टी इसमें, समझ में आ रहा है। कोई गलती की मैंने यहाँ पर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा। ओके, डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या हुआ, कहाँ पर गड़बड़ है, कोई डिफिकल्टी,
ये वाला डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए, ओके। सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर इसके एंडिंग में आता है, 3 मैंने इधर शिफ्ट कर दिए तो डेसिमल पॉइंट प्लस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखो ये इसी तरीके से एग्जांपल्स आप बहुत सारे आपको एग्जांपल आने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, आने वाले न्यूमेरिकल्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तब देखेंगे कि आप कैसे सॉल्व करते हो। अब ये तो प्लस का हुआ, चलो एक माइनस का भी देखते हैं, या फिर ये दोनों पॉजिटिव टर्म थे, देखो ये दोनों पावर पॉजिटिव थे। चलो आप देखते हैं कि एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मतलब किस तरीके से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है 21 2.1 10⁻⁻6 प्लस 1.1 10⁻⁻7। इसमें कैसे करेंगे? अब दोनों पावर माइनस है, इसके दोनों पावर माइनस है हमारे पास में, तो अब क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या कहा था, जब भी पावर वाले हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो 10 का पावर है वो हमें सेम करना है किसी कुछ ना कुछ करके। या तो आप इस अब यहाँ -7 है तो यहाँ पे -7 ला लो। अब यहाँ पे -7 कैसे ला सकते हो? अब वो प्रॉब्लम है कि हम -7 कैसे लाए, या फिर इधर -6 ला लो, है ना। दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। मतलब देखो अगर मुझे यहाँ पे -7 लाना है, सपोज कि मुझे इसका पावर 10⁻⁻7, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कर दूंगा। क्या हो जाएगा? ये 21 10⁻⁻7 हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? क्योंकि मैंने इसको एक बढ़ा दिया यहाँ से, तो यहाँ से एक माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ से 10 से माइनस कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है? छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब ये प्लस हो सकता है, अब ये प्लस हो सकता है, पावर बाहर निकल जाएंगे। 21 प्लस 1.1 ये हो जाएगा 22.1 10⁻⁻7, या फिर इसको मैं वापस लिखूंगा 2.21 10⁻⁻6, ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक तरीका होगा। या फिर अगर मुझे ये नहीं करना है तो मैं इसका -7 को -6 करने की कोशिश करता हूँ। कैसे आएगा? 2.1 10⁻⁻6 प्लस, अब देखो -7 है तो -7 जब मैं इसके साथ पुट करूँगा, एक हटाना है मुझे, 10 का पावर -1 मैं इसके साथ ले रहा हूँ, तो -1 मतलब एक डेसिमल पॉइंट इधर चले जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 0.11 10⁻⁻6 हो जाएगा। आंसर देखो वही आएगा, इसको प्लस करेंगे। अभी देखो 10⁻⁻6 हटा देता हूँ मैं, क्या आएगा? 2.1 प्लस 0.11। तो आपको इनका प्लस करना आता है, डेसिमल का प्लस करना आता है? कैसे करते हैं हम लोग? 2.1 इस तरीके से रहेगा, 0.11 जो डेसिमल होता है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखना है, डेसिमल को डेसिमल के साथ रखेंगे, और राइट साइड वाले टर्म राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले टर्म लेफ्ट साइड में। ये प्लस होगा 1 होगा 2 होगा 2, तो वही आंसर है 2.21 10⁻⁻6। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब चलो माइनस का भी एक क्वेश्चन माइनस का भी कर लेते हैं। प्लस का हो गया तो माइनस के साथ -क्यों, है ना। तो माइनस में क्या करते हैं हम? चलो 5.86 10⁻12 है मेरे पास, 5.86 10⁻12। सी प्लस वाला बहुत सिंपल होता है, प्लस वाला करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत मजा, मतलब थोड़ा इजी लगता है। माइनस वाले में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, याद रखना। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? जो आपने 8 क्लास, ये सब आपने 8th में किया है, बट भूल गए आप लोग, 9th में नहीं था, 10th में नहीं था ये सब, तो आप भूल गए। 8th में आपने इसका पूरा चैप्टर सॉल्व किया, याद रखना, आपने 8th में पूरा चैप्टर सॉल्व किया, लेकिन अभी भूल गए हो। तो चलो मैं इसको -12 करता हूँ। माइनस में इसमें से करना चाहता हूँ 1.44 10⁻⁻13, या चलो -14 ज़्यादा हो जाएगा, इसको और 12 ही कर देते हैं, -13 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगेन इसमें भी वही मेथड है, या तो इसको आप 10⁻⁻13 बना दो, इसको 10⁻⁻13 बना दो, या फिर इसको 10⁻⁻12। तो अब माइनस वाले में क्या सूटेबल होता है कि ये जो इसका पावर कम करना, 13 को 12 करना, कि डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कर दूंगा। कैसे? देखो ये हो जाएगा, ये तो वैसे का वैसे रहेगा 5.86 10⁻⁻12। अब जब मैं इसका एक पावर यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस पावर, कौन सा पावर है वो? माइनस पावर जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या होता है? 0 बन जाता है। क्या बन जाएगा? 0.144 10⁻⁻12। बात समझ में आ रही है? सिंपल मैथमेटिक्स है, 8th क्लास का मैथमेटिक्स है, कंफ्यूजन होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों का माइनस करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 5.86 माइनस 0.144 इंटू 10⁻⁻12। तो कैसे माइनस होगा? देखो 5.86 0.144, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 10 कैरी होगा, 5 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ आएगा 5.716 10⁻⁻12, ठीक है।
समझ में आ रहा है? ये हुआ हमारा आंसर। बात क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें? तो यहाँ तक हमारा हुआ, मतलब नोटेशंस कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, इन्हें हम स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं या फिर साइंटिफिक नोटेशंस भी बोलते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशंस किस तरीके से हम यूज़ करते हैं एंड उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये बात समझ में क्लियर है? तो आपके बुक में और एग्जाम्पल्स दिए, उन्हें भी आप साथ में नोट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। पहले इतना नोट करो। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया, एडिशन सबट्रैक्शन भी देख लिया। अब हम चलते हैं, मतलब अभी हमें पता चल गया कि स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखना कैसे है, उसे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो याद आपने शायद कभी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे 8, 9, 10th में। तो आपको एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमेशा कोई भी एक क्वांटिटी की 2-3 वैल्यू निकालने बोला गया होगा हमेशा, कि एक वैल्यू निकालने तो आप 2 बार निकालो, 3 बार निकालो और फिर उसका एवरेज निकालो, ऐसा निकालने बोला होगा। याद है आपको? कुछ याद है? कभी निकाला कि किया ही नहीं? प्रैक्टिकल किया है ना? नहीं किया? ओके, कभी नहीं किया। ओके, लेट अस कंसिडर कि अगर हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो हम उसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो एक बार से हम कंफर्म नहीं होते। हम वो वैल्यू 1 बार, 2 बार, 3 बार चेक करते कि हाँ वही वैल्यू बराबर आ रही कि नहीं आ रही है। और फिर अगर कुछ गड़बड़ हो, अलग अलग वैल्यूज आए, तो उसका एवरेज लेकर हम एक सही आंसर डिसाइड करते हैं। तो उस टर्म में या जब हम उस तरीके को यूज़ करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, या कभी कभी कैलकुलेशन में बोलो, एक्सपेरिमेंटेशन में बोलो, या हमारे रीडिंग्स में बोलो, कुछ गलतियां हो जाती है। तो उन्हें मेजर करने के लिए 2 टर्म्स है हमारे पास में। 2 टर्म्स, दे आर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो पहला टर्म है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, दूसरा टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वर्ड तो आपको पता है कि एक्यूरेटली मेजर करना किसी भी वैल्यू को, एक्यूरेटली, जितना एक्यूरेटली। तो एक्यूरेसी का मतलब तो आप पहले से जानते हो कि दैट द वैल्यू मस्ट बी, जितना हमारा एग्जैक्ट आंसर होने वाला है या एग्जैक्ट वैल्यू है उसके पास होनी चाहिए। मतलब द वैल्यू और द रिजल्ट, इसमें क्या होगा? द रिजल्ट मस्ट बी एक्यूरेट बोले हो, बोलेंगे सर नाम ही एक्यूरेट था और एक्यूरेसी के साथ में एक्यूरेट ही लिख रहे हो। एक्यूरेट, और द वैल्यू मस्ट बी वेरी क्लोज टू द रियल वैल्यू। जो भी वैल्यू होने वाली है उसके बहुत पास होनी चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपको मैंने, मतलब यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, और बोला इसको मेजर करो। तो सब अपने अपने स्केल लेकर आ रहे हैं, औजार फाटे लेके आए अपने अपने सब। कोई 8x लेके आ रहा है, एक 10x लेके आया, किसने 10x लेके आया उठा के, पता नहीं वो एलियन था, पता नहीं कहाँ से लेके आया, बाहर से लेके आ गया, 10x लेके आ गया देखने के लिए, है ना। नॉर्मल 2x 8x तक रहता है ना, नॉर्मल नहीं पता, 8x तक तो रहता है ना, 8x के ऊपर तो रहता नहीं है। तो 10x लेके आ गए, पबजी नहीं पता? ओके तो ठीक है, तो यहाँ पर 10x लेके आगे बच्चे देखने के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग नगीने थे, मतलब A था, B मतलब है और C है। चलो, तो एक ने क्या किया मेजरमेंट। अब मैं इसका असली मेजरमेंट पहले बता देता हूँ। इसका असली मेजरमेंट सपोज है कि 200 मीटर। चलो 200 मीटर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है 200 मीटर सपोज इसका है 200 मीटर। तो जो पहला नगीना आया, इस हीरो ने क्या किया कि उसने पता नहीं कौन सा स्कोप लगाया था, है ना, इसने कौन सा स्कोप लगाया था पता नहीं भाई ने, इसने दिखा दिया हमको 195। 3 रीडिंग लिए इन लोगों ने, 3 रीडिंग लिए। चलो 2 रीडिंग लिए, पहला रीडिंग और दूसरा रीडिंग, ठीक है। इसने 195 निकाला, पहले स्कोप उसने 2x लगाया तो 195 दिख रहा था उसको। तो बोले कुछ अलग ही दिख रहा है, गड़बड़ हो गई। तो उसने डायरेक्ट भाई ने 10x लगा दिया, तो उसका डायरेक्ट 195 से डायरेक्ट चला गया 210। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो, ये दोनों वैल्यू हमारे एक्यूरेट वैल्यू की तरफ तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं। 5 मीटर का गैप हो गया, 1 मीटर का डिफरेंस समझता है। हेडशॉट के ऊपर थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा ना, लगने तो वाली है ना, बंदे को लगेगी तो सही, लेकिन यहाँ पर तो लगेगी नहीं, इतना दूर 5 मीटर का गैप हो गया। कितना हो गया 5 मीटर, 200। हमारी एक्यूरेट वैल्यू कितनी है 200। उसमें इस भाई ने 195 और 210 ला दिया, तो लगेगा क्या? लगने ही नहीं वाला, दूर दूर तक, दूर से जाएगी, बहुत दूर से बोली जाएगी, है ना। तो इसका चलो एवरेज भी ले लेते हैं। इसका एवरेज कितना आता है देखो, एवरेज निकालना आता है आपको,
कैसे आएगा, इन दोनों का प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 195 प्लस 210, तो 395 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, हाँ हाँ 202.5, 405 आने वाला है इसका, दोनों का एडिशन 405, 202.5, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं हम। अब देखो बी वाला थोड़ा होशियार था, ये बोला कि ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास भी नहीं, इसने बराबर 6x लगाया और 6x से बराबर देख रहा है, वो जूम करके अच्छे से देख रहा है, उसने बराबर मतलब वो देख रहा है अच्छे से, एकदम एक्यूरेट, मतलब बहुत ध्यान से देख रहा है। तो उसने रिजल्ट जो लाया उसने एक में उसका है 199, एक में इसका है 199, और मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया, हिल गई उसकी बंदूक, मतलब जिससे वो देख रहा था मैग्नीफाइंग ग्लास, तो हिल गया स्कोप, तो इसको थोड़ा सा गड़बड़ करके उसने 201 कर दिया, है ना। तो इसका एवरेज करोगे तो 200 आएगा, इसका एवरेज आएगा 200, इसका एवरेज आ रहा है 200। मतलब देखो ये वैल्यू इसने एकदम एक्यूरेटली वैल्यू डिटरमाइन की, मतलब बराबर एकदम, तो दिस वन इज एक्यूरेट, इस वाले को हम एक्यूरेट बोल सकते हैं, या एक्यूरेसी इज़ वेरी हाई, इसमें हम एक्यूरेसी बोलेंगे हाई। अब तीसरा जो तीसरा वाला था, इसने क्या किया, इसने तो कुछ अलग ही, पता नहीं ये कौन सा स्कोप लेके आया था, पता नहीं, शायद रेड डॉट से देख रहा था ये, है ना, रेड डॉट भी रहता है ना कुछ, है ना, तो उससे उसने देख लिया, तो ये इसको क्या दिखा, मतलब 200 तो दिखा ही नहीं उसको, 200 तो उसको दिख ही नहीं रहा है, मतलब शायद उसको चश्मा था और वो आज चश्मा भूल गया, ये बंदे ने चश्मा था लेकिन चश्मा भूल गया, तो इसको 200 तो दिखा ही नहीं, इसने क्या कर दिया 191 और 192, मतलब दिख रहा है कि 200 के आसपास कुछ है, तो 191 192 कर दिया। इसका एवरेज कर दे तो कितना आएगा, आई थिंक 191.5 आएगा, इसका हम एवरेज करते तो 191.5, है ना। तो देखो इन 3 एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है कि जो बी वर्जन है उसने एक्यूरेटली हमारा जो रिजल्ट है वो डिसाइड मतलब बनाया है, लेकिन कुछ और भी हमें समझ में आता है यहाँ पर कि इन दोनों ने एक्यूरेसी तो बेकार ही थी इनकी, लेकिन देखो कि इसने जो रिजल्ट आया था, इसका देखो रिजल्ट 191 और 192 बहुत ही पास थे आंसर। तो अगर मुझे 200 पता नहीं होता और ये दोनों के रिजल्ट पता नहीं होते तो ऐसा लगता है कि इसने सही रिजल्ट निकाला है। देखो अगर मुझे ये ऊपर का डाटा पता ही नहीं होता कि 200 असली वैल्यू है, अगर मुझे पता ही नहीं होता कि आंसर 200 है और इसने 191 निकाला और 192 निकाला, तो हमको लगता है कि या तो 191 और 192 के पास में आंसर रहने वाला है, लगता कि नहीं लगता, लगता ना। अभी आपको 200 पता है इसलिए आपको लग नहीं रहा है, बट अगर मैंने आंसर नहीं बताया होता कि 200 है तो, और ये ऊपर का कुछ नहीं हुआ रहता, सिर्फ यही पहला पर्सन आया रहता और उसने 191 और 192 मीटर डिस्टेंस मेजर करके बताया कि सर ये 191 या 192 हो रहेगा, एवरेज 191.5 आ रहा है, तो हम क्या पकड़ते कि इसकी रीडिंग सही है। तो तब क्या हुआ, उसने जो रीडिंग्स निकाले 191 और 192, ये उसने बहुत ही पास में रीडिंग निकाले। क्या वो रीडिंग बहुत पास में है, 191 और 192 एक ही डिफरेंस है, बहुत ही करीब है, तो हमको लगेगा वो बहुत पास में है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन, इसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स क्या होता है, मतलब क्लोजनेस इन द वैल्यू, क्लोजनेस इन द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, और या क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। सिर्फ वो जो वैल्यू है वो बस पास रहेगी तो उसको हम प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे, मतलब इसने प्रिसाइज वैल्यू निकाला था, पास है मतलब प्रिसाइज वैल्यू, दैट प्रिसीजन इज वेरी हाई इसका, प्रिसीजन इज वेरी हाई बट एक्यूरेसी इज लो। इस कंडीशन में कि प्रिसीजन बराबर था, इसका वैल्यूज पास थी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी नहीं थी, क्योंकि हमारा जो असली आंसर है 200, वो 200 इसका नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, एक्यूरेसी प्रिसीजन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ ओके, इस वाले ने, बी वाले ने, देखो इसकी भी वैल्यूज बहुत पास में है असली में ना, 199 और 201, तो इस बंदे ने तो प्रिसीजन भी बहुत अच्छा लाया है और एक्यूरेसी भी इसकी करेक्ट है, मतलब इसका प्रिसीजन भी सही है, तो मैं पी से लिख रहा हूँ, इसका प्रिसीजन भी बहुत हाई है और एक्यूरेसी भी बहुत सही है। और ये पहला वाला पता नहीं कहाँ से आया था, एलियन था वो बंदा, तो उसने तो मतलब प्रिसीजन तो दूर की दूर, मतलब 10 का डिफरेंस आ सकता है क्या, 10 का पहला 195 आया आपका आंसर और दूसरा एकदम 210, 195 का 196, 197, 198 तक ठीक है, डायरेक्ट 210 पे, उसको खुद को समझ गया होगा कि इसने गलत निकाला है। जब ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि पहले वाले आंसर में आप 195 लिखोगे और दूसरे वाले में 210, तो खुद ही समझ जाना कि आपने एक्सपेरिमेंट गलत किया है। याद रखना कि अगर आपके इतने डिफरेंस आ रहे हैं तो आपने गलत किया है, मतलब इसका प्रिसीजन भी बहुत लो है और एक्यूरेसी भी बहुत बेकार है।
बात समझ में आई? तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आपको यहाँ पर मतलब इस टॉपिक के बाद हम फिर से कभी यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन एक्सपेरिमेंट में बहुत काम आने वाले हैं कि आप जो वैल्यूज़ निकालते हो अगर वो वैल्यूज़ बहुत पास है तो ऐसा लगता है कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो करेक्ट है ना, ये लग रहा था कि इसने करेक्ट वैल्यू निकाला है, लेकिन असली में उसकी आंसर तो गलत था उसका। तो इसको बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यूज बट एक्यूरेसी जीरो। बट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट भी होता है कभी कभी कि प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, समझ में आ गया? तो प्रिसीजन का मतलब क्या रहेगा? क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू टू द करेक्ट, मतलब क्लोजनेस ऑफ वैल्यू ऑफ रिजल्ट, कि जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो उसमें कितना क्लोजनेस है एक्चुअल वैल्यू के साथ, नहीं एक्चुअल विदाउट कंपेयरिंग विद एक्चुअल वैल्यू। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? विदाउट कंपेयरिंग विद रियल वैल्यू, मतलब यहाँ पे रियल वैल्यू का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रिसीजन में रियल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान में रखो कि अगर आप सिर्फ प्रिसीजन चेक करोगे तो रियल वैल्यू कोई भी रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर लिखा है अगर वो साथ साथ में पास का है तो वो प्रिसाइज वैल्यू है। बट अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हम उसको रियल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये पॉइंट में? मतलब बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलो तो इसको नोट करो, चलो जल्दी से। तो नोटेशंस तो हमें समझ गए कि नोटेशंस किस तरीके से यूज़ करना है एंड उसका एडिशन सबसेक्शन कैसे रहेगा, एक्यूरेसी प्रिसीजन हमें समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब अब यहाँ पे जो फिगर्स वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब है डिजिट्स। याद रखना, यहाँ पर जो मैंने फिगर वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब होता है डिजिट्स। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखो, पहले आप समझा देता हूँ कि मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल, मतलब जब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं या डे टू डे लाइफ में जब हम रीडिंग्स लेते हैं, जैसे कि अगर आप किसी शॉप में जाते हो, मोस्टली ग्रोसरी शॉप में जाते हो, तो क्या होगा वहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हो, केजीस में खरीदते हो, तो उसका जो डिजिटल मीटर होता है आजकल थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ किलो दिखता है, 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे दिखता है। कहीं पर 3 डिजिट में भी आ जाता है, मतलब इसके बाद डेसिमल पॉइंट में 2 दिख जाते हैं, मतलब 1.000 इतना तक होता है। मतलब अगर एक्यूरेटली आपको 250 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, तो आप उसमें 250 ग्राम 500 ग्राम ऐसे ले सकते हो। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो हमारा मेजरमेंट रहता है फॉर नॉर्मल मेजरमेंट। सपोज मैं शॉप में गया और कुछ चीज़ ली, मतलब शुगर ली मैंने, शुगर ही आता है मेरे मुंह में बार बार, तो शुगर ले ली मैंने उसको बोला 11 kg चाहिए मुझे, 11 kg। तो क्या हुआ कि उसने जो मीटर रीडिंग हुआ तो जो उसका डिजिटल मीटर था वहाँ पे मुझे लिख के ऐसे 11.012। ठीक है, तो अब क्या 12 तो थोड़ा सा ही होता है, तो वो उसने दे दिया मुझे, है ना, दे दिया। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे घर में लैब वाला एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट था, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लैब वाले उसमें लगा के देखा, तो मेरे लैब वाले एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में इससे भी बड़ा मीटर था, उसमें 11.012345 इतना बड़ा रीडिंग आ गया, है ना। तो देखो जब हमने नॉर्मल रीडिंग की थी तब यहाँ पर 12 ही आया था, इसके आगे के डिजिट्स नहीं आए थे, है ना, आगे के डिजिट नहीं आए थे। लेकिन जब मैंने इसको एनालिटिकल इक्विपमेंट से यूज़ किया था उसके आगे का 345 है, मतलब ये 345 भी ज़्यादा का आया ना, मुझे एक्स्ट्रा मिला है कि नहीं मिला है? एक्चुअली वो बहुत कम क्वांटिटी है हमारे हिसाब से, 1 kg के कंपेरिजन में इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन जब हम लैब स्केल में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 0.1 का भी अगर डिफरेंस होगा, 0.0001 का भी डिफरेंस होगा, तो रिएक्शन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। बात समझो, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर 0.001 का भी डिफरेंस अगर आ गया तो रिएक्शन में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो हम जब लैब में इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम एक्यूरेसी से कर पाए, जो भी हमारी वैल्यू है वो एग्जैक्टली जितना भी ज़्यादा डेसिमल तक हम पहुँच सके, मैक्सिमम डेसिमल तक पहुँच सके, तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे अगर मेरे पास अगर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये इंस्ट्रूमेंट होता, तब मैं क्या करता कि मैंने 11.012 लिखा है, लेकिन ये पक्का फिक्स नहीं है कि 12 रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो गड़बड़ 3 तक ही आ रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही लिखा होता है कि दिस वैल्यूज आर, मतलब इसमें लिखा होगा ऐसे कि दिस वैल्यूज आर प्लस माइनस 0.001, मतलब जो भी आपका आंसर आने वाला है, जो भी रीडिंग आने वाली है, वो ये 12 आया तो 0.001 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बात समझो, नहीं समझ में आ रहा है? सबसे पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि जो नॉर्मल रीडिंग करते हैं उसमें हमें थोड़े से फर्क से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतनी बात समझ में आई। बट जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, साइंटिफिक रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं, तो वी वांट एग्जैक्टली और एक्यूरेट वैल्यूज, बहुत ही एक्यूरेट चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू चाहिए। बात समझी? तो यहाँ पर जब हम रीडिंग लेंगे तो मेरा आएगा 11.012 रीडिंग आएगा, लेकिन और मेरे पास ये नहीं है, सपोज एनालिटिकल मशीन नहीं है,
तो क्या होगा, अब ये जो 1 2 आया असली में 1 2 के आगे कुछ और आने वाला है, 1 2 के आगे कुछ और आने वाला है, वो भी कुछ ना कुछ तो रहेगा, जीरो तो नहीं हो सकता, कभी कभी जीरो भी हो सकता है, बट हमें पता है क्या जीरो है या प्लस है या माइनस है, क्या है पता है क्या, नहीं पता। तो क्या होता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमने रीडिंग ली है उसी में लिखा होता है कि जो भी आप वैल्यू लेंगे उसमें प्लस माइनस 0.001 की चेंजेस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 आया, ये कम भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 4 5 ऐड कर दिया था तो ज़्यादा था असली में। बात समझ में आ रही है क्या, अभी भी नहीं समझ में आ रही? चलो अगर हम एक लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ मुझे अगर एक लेंथ मेजर करनी है, फिर से ये वाली बात समझ में आएगी जल्दी से, क्योंकि मास कभी आपने मेजरिंग इसमें एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में कभी आपने वे नहीं किया है ना अभी तक की कभी, इसलिए आपको नहीं समझ रही है। चलो एक लेंथ दी हुई है, इसको मुझे मेजर करना है ना। तो क्या हुआ कि एक बच्चे के पास जो स्केल था उसका सिर्फ मीटर स्केल था, उसमें सेंटीमीटर वाले लाइन नहीं थे, उसमें क्या था सेंटीमीटर वाले लाइन नहीं थे। तो क्या हुआ, ये एक्चुअल में असली में 2.5 ये 2.5 मीटर था, ठीक है 2.5 या फिर चलो हाँ ठीक है 2.5 मीटर था। तो उसने कैसे किया इसको मेजर, उसके यहाँ उसके स्केल में डायरेक्टली मतलब 1 था 0 1 2 और फिर 3 था, बीच में कुछ रीडिंग थी ही नहीं। तब वो क्या करेगा, अब वो सोचेगा ये मैं बीच में अंदाज लगाता हूँ, बीच में मैं अंदाज लगाता हूँ, वो लगाएगा ना, मतलब आप भी हो गए तो आप भी वही करोगे कि ये देखो ये थोड़ा ये बीच दिख रहा है मुझे, बीच का नहीं है, बीच से थोड़ा सा कम है, तो ये शायद से 2.4 और कुछ होगा, ऐसा करेंगे ना। लेकिन आपको पता है कि वो 2.4 जो आपने लिखा है वो गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि सही होगा, कुछ तो गड़बड़ है ना वहाँ पे, एग्जैक्ट नहीं आया था। तो आप क्या करोगे कि आप लिखोगे आंसर में 2.4, मतलब आप लिखोगे 2.4 लेकिन उसमें प्लस माइनस 0.1 कर दोगे कि जो मैंने आंसर निकाला उसमें 0.1 का गलती है, उसमें 0.1 की थोड़ी सी गलती की, वो प्लस 0.1 भी हो सकता है माइनस 0.1 भी हो सकता है, ये समझ में आया। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 है, मतलब हमारे काम का क्या था, सिर्फ 2 सही है, 4 गलत भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या सही है, कितना पोर्शन सही, हम जितने भी रिजल्ट लिख रहे हैं या हम जो भी वैल्यू लिखते हैं उसमें से कितना वैल्यू सही है कितना वैल्यू गलत है। बात समझिए क्या, अभी समझ गया होगा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, फिर भी मतलब नहीं समझेगा तो फिजिक्स में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर हम एरर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स के लेक्चर्स में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना ही समझो कि जो सही टर्म है, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसमें से जो सही होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पकड़ करते हैं, ठीक है। जो भी हमें वैल्यू दी है उसमें से सही वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर होता है, वो हमारे काम का होता है, बाकी हमारे काम का नहीं है, समझा। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स है, अब इतने सारे रूल्स मतलब 5 रूल है, इससे कुछ बड़े नहीं है, बट इन्हें याद करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वैसा ही करते हैं। पहला रूल है देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 2.4, जैसे मैंने लिखा है 2.4, तो इसमें 2 भी है और 4 भी है, तो दोनों सिग्निफिकेंट है वो 2 और 4 दो। जैसे कि इसमें मैंने इसका एग्जांपल लिखा है 285 सेंटीमीटर, क्या लिखा है 285 सेंटीमीटर, तो कितने डिजिट है इसमें 3, तो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर 0.25, लेकिन पहला तो 0 हो गया और फिर आया 2 फिर 5, तो इसमें क्या बोला था कि ऑल नॉन जीरो, जो नॉन जीरो है तो 0 तो 0 है तो 0 को नहीं पकड़ेंगे, तो 2 और 5 नॉन जीरो कौन से हो गए 2 और 5, 2 और 5 आ गए सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, समझा अभी। अब देखो, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, ये हुआ पहला कि जितने भी नॉन जीरो नंबर रहेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे कि इसमें हो गया, इन दोनों में हो गया 3 और 2। 0 प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। प्रीसीडिंग मतलब पहले, नॉन जीरो नंबर के पहले जो भी 0 लिखेंगे वो काम के नहीं है, जैसे 0.25 था, 25 के पहले था 0, तो ये काम का नहीं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 नहीं है। यहाँ पर देखो 0.03 है, तो 3 के पहले 0 है, तो सिर्फ इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, नई बात समझ में आ रही है। इसके बाद 0.0052 है, तो इसके पहले तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बट उसके नीचे देखो थर्ड, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 2 नंबर के बीच में अगर 0 रहेगा तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देखो जैसे 2.005, तो देखो यहाँ पर तो हमने बोला था 0 काम का नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर के बीच में 0 है, किसके बीच में है 2 नंबर के, इसलिए ये भी काम का हो गया। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो, अब ये एक ही एग्जांपल लिया, इसके आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर मैंने लिया होता 1.06, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते हैं 3 आ जाते, 3 की 2 नंबर के बीच में 1 0 है, बात समझ में आई। इसके बाद देखो फोर्थ रूल क्या है, zeros at the end or right of a number are significant if they are on right side of the decimal। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है।
मतलब पहले बोलता है कि जीरो काम का नहीं, पहले वाले में क्या बोला, जीरो काम का नहीं है, फिर दूसरे वाले में क्या बोला कि दो नंबर के बीच में जीरो आता है तब काम का हो गया। अब तीसरा क्या बोलता है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में जीरो आता है, मतलब क्या बोला है, एंड, नंबर के एंड में आता है, नंबर के एंड में वो भी डेसिमल के बाद में, राइट साइड ऑफ द डेसिमल, याद रखना। एंडिंग में मतलब देखो अगर मैं 100 लेता हूँ, 100 के एंडिंग में जीरो है तो ये जीरो काम की नहीं है, सिर्फ 1 काम का है, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट के आगे है, देखो 0.200, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने, 3 है। क्यों? क्योंकि ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके नीचे देखो, अब ये पॉइंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब मैंने 100 लिया था तो इसका सिग्निफिकेंट 1 ही था, लेकिन मैंने 100 पॉइंट लिया है, देखो अभी 100 पॉइंट लिया है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। 100.0 लिया तो 4 हो गए, 100.00 लिया 100.00 तो 5 हो गए। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसको ही अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1 × 10⁻², 1 × 10⁻², हमारा नंबर कौन सा है, 1, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बात समझ में आए? बट अगर मैंने 1.0 लिख दिया, 1.0 तो 1.0 तो दो सिग्निफिकेंट फिगर, 1.00 लिखा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई? मतलब है बहुत सिंपल, लेकिन मतलब कंफ्यूज होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा 4th। एंड अब लास्ट वाला, कि लास्ट वाले में देखो जितने भी काउंटेबल चीजें हैं, जैसे मैं पेन काउंट कर सकता हूँ, मेरे पास कितने पेन है, 2 पेन है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, अब 2 तो मुझे पता है कि 2 ही रहने वाले, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी है। क्यों इसकी इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि मैं 2.0000 कितने भी लगा सकता हूँ, मतलब मैं 2 के आगे, क्योंकि ये फिक्स है ना ये वैल्यू, इसमें हमें 100% श्योर है, इन्फानाइट टाइम हम फिक्स है कि इसका वैल्यू 2 ही रहने वाला है, चेंज नहीं हो सकता। तो 2, मैं इसको 2.0000 कितना भी लिख सकता हूँ। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्फानाइट होते हैं, तो जो वैल्यूज काउंटेबल होती है, मतलब अब जितने भी चीज़ें काउंटेबल, अब बोलेंगे कि नंबर ऑफ हेयर्स इन माय हेड, तो काउंटेबल है क्या? नहीं। तो उसका मतलब उसका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा कि 5 डिजिट तक सिग्निफिकेंट है, 10 पर्टिकुलर डिजिट्स रहेंगे उसके। लेकिन जो नंबर काउंटेबल है, जैसे ये पेन, नंबर ऑफ पेन काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स काउंट कर सकते हैं, तो दैट्स वाई उनके कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आई क्या? तो इट्स वेरी सिंपल, बस आपको समझना है सिग्निफिकेंट फिगर मतलब उस वैल्यू में से कितने नंबर काम के हैं और कितने बेकार है। समझ गया इतना? उसके लिए ये रूल्स है, ये रूल्स के एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए, समझ में आ गया होगा। तो आपको बस इतना नोट करना है और समझना है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड प्लस माइनस कैसे करते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। तो इतना लिख लो, उसके बाद हम वो देखते हैं। ठीक है, ओके तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो समझ ही गए हम लोगों को कि क्या होते हैं, किस तरीके से डिनोट करते हैं। बट जब हम सिग्निफिकेंट फिगर समझ ही चुके हैं, तो अब उनका भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो वो भी हम देख लेते हैं कि उनकी वैल्यूज कैसे हमें डिनोट करने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब हम एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, तो जो भी हमारा आंसर आने वाला है, जो भी हमारा आंसर आने वाला है, उसका डेसिमल पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट रहेंगे, वो किस पे डिसाइड होगा कि जो भी हमारी वैल्यूज थी, जो भी हमारी वैल्यूज को हमने ऐड किया है या सब्सट्रैक्ट किया, उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी। मीन्स डेसिमल, डिजिट आफ्टर डेसिमल, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज डिसाइडेड बाय द digits of decimal present in the original number, original values, या जिनका हम कैलकुलेशन करने वाले, प्लस करने वाले, उनमें से जितने उनके भी डेसिमल पॉइंट्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर मेरे पास है कुछ 21.236, मेरे पास है 11.24, मेरे पास है 0.86, मेरे पास है 2.3, इनका प्लस करना है मुझे। ठीक है, इनका प्लस कर सकते हैं हम लोग। प्लस करना तो हमको आता है बहुत बेहतरीन तरीके से, 11 तक पहुंच गए तो आता ही होगा, है ना? आता है ना कि नहीं आता है? ओके, सो प्लस अगर हम करते हैं तो प्लस तो बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा 6, ये जगह 3 + 4 7, 7 + 6 13, कैरी 1, 3 5 13 16, सही है, 2 3 5, यानी होगा 35.636। लेकिन मैंने क्या कहा कि
कि व्हेन वी आर एडिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन जो हमारा आंसर होगा उसका जो डेसिमल पॉइंट होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात चल रही है, इसमें अलग है। इसमें व्हेन वी आर एडिंग तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर रहेंगे वो किससे डिसाइड होंगे, जो ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर ये है हमारे, उसमें क्या चेक करेंगे, सबसे मिनिमम किस में, देखो सबसे मिनिमम इसमें डेसिमल पॉइंट कितना है, एक ही है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछा है, डिजिट्स ऑफ डेसिमल। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ नहीं बोला, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिट्स कितने डेसिमल के बाद में, एक ही है। कितने हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा उसमें भी डेसिमल सिर्फ एक तक ही लेंगे और इसका आंसर हमारा आएगा 35.6 फॉर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को फॉलो करते हैं तो बात समझ में, मैथ्स के रूल्स के हिसाब से गलत हो गया ये, है ना। बट केमिस्ट्री के या फिजिक्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 35.6। व्हाई, बिकॉज जब हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो उसमें जो भी डेसिमल पॉइंट रहता है, डेसिमल पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू में जो सबसे छोटा डेसिमल पॉइंट होगा, सबसे कम डिजिट्स होंगे, वही हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो हमारा आंसर भी 3 आएगा। क्यों, सोचो जरा, सोचो कि जब ये हम सिग्निफिकेंट की फिगर्स की बात कर रहे थे तो इसमें सिर्फ 2.3 तक ही सिग्निफिकेंट था, इसके आगे की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके आगे की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो फिर इसके आगे की भी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। फिर बात समझ में आ रही है। इसलिए डेसिमल पॉइंट जितना मिनिमम है उतना ही रखना है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता, डेसिमल पॉइंट ही नहीं रहता, 0 रहता, तो फिर हम एक भी डेसिमल पॉइंट रखते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं रहता सपोज, तो डेसिमल पॉइंट की बात का डिजिट हम पकड़ते ही नहीं। फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करो। क्लियर है, क्लियर है। और एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम किसको काउंट करेंगे, डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने होते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर काम आते हैं। क्या काम आते हैं, सिग्निफिकेंट। यहाँ पर याद रखना कि वी आर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। हियर वी काउंट, तो जो आंसर रहेगा, आंसर्स और इट विल बी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर, ये भी आंसर के बारे में हमने बात किया, ये भी हम आंसर के बारे में बात करें। इट विल सिग्निफिकेंट फिगर्स मस्ट बी इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू। जैसे मतलब अब अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही आंसर में रह सकता है, उससे ज़्यादा अगर हम नहीं ले सकते। जैसे कि एग्जांपल अगर मेरे पास है 12.2, मेरे पास है 12.2 मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा सिंपल 0.1 ले लेता हूँ, 0.1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आएगा 1.22, इसका आंसर आएगा 1.22, आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो देखो इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें, इसमें कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, देखो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। कितने हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर, 3, इसके 1। तो हमारा जो आंसर है उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 ही चाहिए, तो इसका आंसर हमारा होगा 1 अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पकड़ेंगे, डेसिमल एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल को पकड़ रहे थे और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम किसको पकड़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। बात क्लियर है, इसको समझ में आ रहा है। अगेन अब जब मैं इसको 1 कर रहा हूँ तो एक्चुअल में हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, मतलब 1.22 को राउंड ऑफ करके 1 कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 35.63 को राउंड ऑफ करके 35.6 बना दिया था। समझ में आ रहा है क्या। तो राउंड ऑफ पता होना चाहिए आपको कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, आपने किया है पहले भी बचपन में। तो राउंड ऑफ के 3 मेथड है, मतलब 3 तरीके। पहला फर्स्ट तरीके, मतलब तरीका एक ही है, कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग द राउंड ऑफ, तो लास्ट डिजिट जो आप कट करने वाले हो, जो लास्ट डिजिट आप कट करने वाले, उसके ऊपर ये 3 रूल है कि लास्ट डिजिट जो है, तीनों रूल किसके ऊपर है, लास्ट डिजिट के ऊपर। तो लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, जैसे कि एग्जांपल यही ले लेता हूँ, 35 पॉइंट मेरे पास है 35.67, देखो ये 7 बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, इसका राउंड ऑफ करते वक्त मुझे इसमें +1 करना पड़ेगा, इसका राउंड हो जाएगा 35.7। दैट टाइम वी हैव टू ऐड +1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, देखो
जब लास्ट हम क्या करेंगे, हमें इसका राउंड ऑफ करना था 35.67 का, तो हम क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे, मतलब मुझे इसमें से 7 कट करना है। क्या करना है, मुझे 7 कट करना है। तो 7 देखो 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है ना वो, तो 5 से बड़ा है तो मैं इस 6 को +1 कर दूंगा। नहीं समझ में आया अभी समझा? चलो अगर सेकेंड एक और एग्जांपल इसका बोलता हूँ कि मेरे पास है 31.58, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब मुझे इसका 1 डेसिमल पॉइंट कट करना है। तो ये 8 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना 8, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 31.6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट डिजिट 5 से बड़ा होता है तो +1 करना पड़ता है, जो भी हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसको। बात समझी? पहला पॉइंट समझ में आ गया? नहीं दिख रहा है? ओके, सेकेंड पॉइंट, इफ लास्ट डिजिट इज स्मॉलर देन 5, अगर स्मॉलर देन 5 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 से छोटा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे पास है 3.623, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.62। समझा? लास्ट डिजिट देखो 5 से छोटा है। एक और ले लेता हूँ 11.21, देखो ये 1 है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है अप टिल 1 डेसिमल, तो क्या होगा इसका आंसर 11.2। बात समझ में आ गई? एक तो हो गया बड़ा था 5 से, एक हो गया 5 से छोटा था। अब अगर 5 होता है तब क्या करें? इफ लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू 5, अगर 5 से इक्वल होगा तब क्या करें? तो यहाँ पर 2 कंडीशन आती है एक्चुअली, कि जो उसके पहले का डिजिट है वो इवन है या फिर वो ऑड है। अगर वो ऑड होगा तो इसमें +1 करना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। लास्ट डिजिट 5 है, पहला पॉइंट क्या है, लास्ट डिजिट 5 है। जैसे मैं यही ले लेता हूँ 35.65, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या आ गया 5 है, और ये जो नंबर है ये इवन है 6, तो इसको हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्या हो गया? इसको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये वैसे का वैसे रहेगा 35.6। राउंड ऑफ क्या हो गया इसका 35.6। बात समझ में आई? लेकिन अगर इसी की जगह पर रहता 35.55, अब देखो यहाँ पर 5 है, ये तो समझ गया कि 5 है, लास्ट डिजिट 5 है, इक्वल टू 5, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। बट ये जो नंबर है उसके पहले वाला वो 5 है, क्या वो इवन है या ऑड है? ऑड, इट इज अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर रहेगा तो उसमें +1 करना पड़ेगा। याद रखना, अगर ऑड रहता है तो उसको हम +1 करते हैं और वो बन जाता है 35.6। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? इस तरीके के राउंड ऑफ, मतलब यहाँ पर ये हुआ हमारा जो मैथमेटिकल पोर्शन था, बहुत सारा, एक लास्ट मतलब थोड़ा बचा है, बट ठीक है ये पोर्शन खत्म हो गया, मतलब जो बोरिंग था थोड़ा। तो क्या है यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर समझा हमको, एडिशन सब्सट्रैक्शन समझा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना है वो समझा, एंड राउंडिंग ऑफ समझा। पूरी बात समझ में आ गई है, तो इसको अच्छे से नोट करना है। एंड नोट करने से पहले क्या करेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन बेल आइकन पे क्लिक करके, ठीक है? तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। उसके पहले आप इसको कंप्लीटली लिख कर ही जाओ।